स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ ITI में। तो हमारे चैनल पर जो CTI इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के प्रिपरेशन के लिए जो 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है, इस सीरीज़ का आज हमारा 21वां क्लास है। इसके पहले हमने 20 क्लास पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसकी पहले की क्लासेस आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि यह जो क्लासेस हैं यह प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग करते हैं। संकीर्ण कार्य का मतलब नैरो वर्क, यानी जहाँ पे हमें पतले वर्क हो, यानी जहाँ पे हमें जगह कम हो, ऐसे कार्यों के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिलर फाइल का यूज करते हैं। किसका? पिलर फाइल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्लॉटेड कैसल नट। स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं? स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट इसलिए प्रदान किए जाते हैं कि जो स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए। हमारा स्लॉटेड कैसल नट जो होता है हेक्सागोनल नट की तरह कुछ इस प्रकार होगा। ऊपर से हमारे क्या होते हैं, उसमें स्लॉट बने होते हैं इस तरह, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लॉटेड कैसल नट। यह हेक्सागोनल नट की अपेक्षा काफ़ी मजबूत इसलिए होता है क्योंकि यह इसको खुलने का डर कम रहता है। यह देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमने लिया है लगातार, और ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम्स में रिपीटेड है। तो पूछा है स्लिप गेज को साफ़ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो स्लिप गेज को साफ़ करने के लिए हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं। किसका? और स्लिप गेज आपको पता ही होगा कि इसका यूज हम लोग साइन बार के साथ और डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ हम लोग क्या करते हैं, स्लिप गेज का यूज करते हैं। और स्लिप गेज हमारा स्पेशल 112 सेटों में पाया जाता है। और स्लिप गेज, 2 स्लिप गेजों को जोड़ने के लिए हम लोग रिंगिंग विधि का यूज करते हैं। पूछता है क्वेश्चन एग्जाम्स में कि स्लिप गेजों को जोड़ने की विधि क्या है, तो रिंगिंग विधि है। ठीक है, अगला बात यहाँ पे कह रहा है लैपिंग प्लेट। तो जो लैपिंग होता है, जो लैपिंग ऑपरेशन होता है, वो सूक्ष्म मात्रा में क्या करता है, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में मटेरियल को क्या करता है, रिमूव करता है। तो उसी की बात कर रहा है। जो लैपिंग प्लेट होता है उसको हमें धोना चाहिए, यानी चार्ज करने के बाद उसको, मतलब जब उसमें जो एब्रेसिव कण होते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, उसमें जब हम लोग एब्रेसिव कण को लैपिंग प्लेट में डुबो देते हैं, यानी चार्ज कर देते हैं, उसके पास हमें किससे धोना चाहिए, मिट्टी के तेल से धोना चाहिए। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार एग्जाम्स में आए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए हम लोग पेट्रोलियम जेली का यूज करते हैं। ये पेट्रोलियम जेली काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में होते होंगे, तो इस जो वैसलीन जो होती है हमारी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम जेली बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किस अपघर्षक एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और अलग धातुओं की लैपिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे लैपिंग की बात कर रहा है, तो अगर हमारा नरम इस्पात है और अलग धातु है, इसके लिए हम लोग यूज कर लेंगे फ्यूज्ड एल्यूमिना, क्या, या एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसको फ्यूज्ड एल्यूमिनियम को एल्युमिनियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। यानी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुओं के लिए और अलग धातुओं के लिए हम लोग फ्यूज्ड एल्यूमिना या एल्युमिनियम ऑक्साइड का यूज करेंगे। और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करेगा तो हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करेंगे। यहाँ लैपिंग की बात हो रही है, अगर ये होनिंग की बात आएगी तो इसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ठीक है, और डाई और गेजों की लैपिंग के लिए हम बोरान कार्बाइड का यूज करते हैं। और हार्ड मटेरियल जो होगा हमारा, उसके लिए हम डायमंड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऑपरेशन क्या है। तो किसी भी अगर धातु है, अगर उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले गर्म कर दे रहे हैं फिर ठंडा करते हैं,
ठंडा करते हैं तो क्या होता है, उसमें हमारा वह धातु क्या हो जाती है, उस धातु की जो हो जाती है हमारी, वह टेम्परिंग बोलते हैं। क्या, यानी किसी अगर धातु को हम लोग गर्म करके फिर धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इसमें गर्म करने के बाद बात कर रहा है कि धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं। एक स्थिति हमारी आती है जिसमें हम लोग धातु को गर्म करने के बाद तुरंत ठंडा कर देते हैं। उसमें अंतर आता है, जब धातु को हम धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं तो उसमें मतलब हार्डनिंग आ जाएगी, और उसमें ठंडा करने के बाद टेम्परिंग आ जाती है, गर्म करने के बाद हार्डनिंग आती है, फिर टेम्परिंग आ जाती है। तो इसमें हमारी क्या आ जा रही है, इसमें हमारी टेम्परिंग आ जा रही है। यदि धातु को हम लोग कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले तो उसमें हार्डनिंग आई थी, फिर क्या आ जाएगी, ठंडा कर देंगे तो, तुरंत ठंडा कर देंगे तो टेम्परिंग आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो दिखाया गया हमारा गेज है, यह त्रिज्या गेज है। इसकी हम लोग किसी जाब में रेडियस को चेक करने के लिए हम त्रिज्या गेज का यूज करते हैं। और जो फिलर गेज होता है, दो मिलने वाले भागों के बीच में गैप को चेक करने के लिए हम लोग फिलर गेज का यूज करते हैं। जो पिच गेज होता है, जो थ्रेड की पिच की चेक करने के लिए हम लोग थ्रेड पिच गेज का यूज करते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है रेडियस और फिलर गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग करते हैं। तो रेडियस और फिलर गेज बनाने के लिए हम लोग कठोर इस्पात यानी हार्डनेट स्टील शीट का उपयोग करते हैं। ठीक है, हार्डनेट स्टील शीट का उपयोग करेंगे जो हमारा रेडियस गेज और फिलर गेज होते हैं। क्योंकि इसका यूज इसलिए करते हैं हार्ड वाले का, क्योंकि इसका हम लोग बार बार इससे मेजर करते हैं तो इससे घिसने का डर रहता है, इसलिए हम लोग इसको हार्ड मेटल के बनाते हैं। यह कई बार चर्चा में रहने वाला क्वेश्चन है कि काफ़ी बच्चे के दिमाग में नहीं रहता है यह क्वेश्चन। फिलर गेज कितने सेट में पाए जाते हैं, तो फिलर गेज हमारे 4 सेट में पाए जाते हैं। कितने सेट में, 4 सेट में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कास्ट आयरन और अलॉ मटेरियल की होनिंग के लिए। अभी हम बात किए थे कास्ट आयरन और अलॉ के लिए, हम अगर लैपिंग की बात किया था तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम ट्रिक किए थे। अगर यहीं पे होनिंग की बात कर देगा तो आप लोग सिलिकॉन कार्बाइड को ध्यान दीजिए, सिलिकॉन कार्बाइड। अगर यही हमारा लैपिंग होता तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सरफेस हार्डनिंग के किस विधि से सतह स्केल मुक्त होती है। तो सरफेस हार्डनिंग, सतह स्केल मुक्त होने का मतलब हमारी पपड़ी नहीं पड़ती है सतह पर, पपड़ी उसकी हम लोग हार्डनिंग करते हैं तो सतह पर पपड़ी नहीं पड़ती है। तो हमारी इंडक्शन हार्डनिंग जो होती है इसमें पपड़ी नहीं पड़ती। इसमें क्या करते हैं हम लोग कॉइल को, जो हमारा कापर का कॉइल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लपेट कर, धातु पर लपेट कर उसमें हम लोग करंट को प्रभावित करते हैं, जिससे क्या होती है, उसकी हार्डनिंग होती है। ठीक है, और फ्लेम हार्डनिंग क्या होती है, फ्लेम हार्डनिंग जो होती है इसमें ज्वाला का डायरेक्ट हम ज्वाला के संपर्क में लाते हैं। इसमें हम लोग छोटे जाबों की हार्डनिंग नहीं कर सकते हैं, इसमें बड़े जाबों की हार्डनिंग की जाती है। जैसे कास्ट आयरन की जो हमारा जो बेड होता है, लेथ मशीन का बेड, उसकी हम हार्डनिंग करने के लिए हम फ्लेम हार्डनिंग का यूज करते हैं। ठीक है, और केस हार्डनिंग का अर्थ होता है किसी भी जाब के या मेटल के ऊपरी सिरे को क्या कर देना, हार्ड कर देना, और आंतरिक सिरा वैसे ही रहता है, उसको हम लोग कहेंगे केस हार्डनिंग। यहाँ पे बात कर रहा है यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाए, स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाए और फिर धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है। तो उस प्रक्रिया का नाम एनलिंग होता है। इसमें क्या किया जाता है, एनलिंग करने का उद्देश्य धातु की कठोरता को कम करना, धातु की कठोरता को कम करना होता है एनलिंग का उद्देश्य। हार्डनिंग का उद्देश्य जो होता है, जो हमारा धातु होती है उसको हार्ड बनाना। और इसके बाद जो टेम्परिंग का उद्देश्य होता है, जब हम धातु को हार्ड कर देते हैं तो उसमें भंगुरता का गुण आ जाता है, उसको कम करने के लिए हम लोग टेम्परिंग करते हैं। और नॉर्मलाइजिंग क्या होती है, जो नॉर्मलाइजिंग होती है जब हम कोई जाब होता है या मेटल होता है उसको हम लोग बार बार यूज करने से उसमें कुछ
उसके गुणों में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं तो उसके गुणों को विकास करने के लिए हम लोग धातु की क्या करते हैं, फिर से नॉर्मलाइजिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया है। तो स्टील, यही जो हम बताएं अभी नॉर्मलाइजिंग, स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत यानी रिफाइन करने की, फिर से उसको क्या करना, पुनः उसी अवस्था में लाना हमारे कहलाता है नॉर्मलाइजिंग कहलाता है। अब यहाँ पे बात कर रहा है किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो शाफ्ट और हब दोनों में क्यू में फिट होता है। जो हमारी सन की होती है ये शाफ्ट में, आधा शाफ्ट में और आधा हब में फिट होती है। इसी के साथ साथ हमारी जो फेदर की होती है यह कुछ इस प्रकार होती है, ये हमारी फेदर की होती है। ठीक है, एग्जाम्स में आपको फिगर दे के पूछ देगा कि हमारी फेदर की हो गई। जो हमारी सैडल की होती है यह जो होती है यह केवल, यह इसका जो होता है यह शाफ्ट में नहीं फिट होती है, केवल हब में फिट होती है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैडल की बोलेंगे। इसमें क्या किया जाता है कि शाफ्ट में थोड़ा सा बस चिपिंग कर दी जाती है और उसमें फिट कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंग को कैसे पोजीशन में रखा जाता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा की या स्क्रू। की यानी इसमें कहने का अर्थ है, हमने अभी इसको बताया कि शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंग को कैसे पोजीशन में रखा जाता है। तो जो की या स्क्रू होते हैं इसकी सहायता से हम लोग जो शाफ्ट के साथ साथ जो बियरिंग घूमती है उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग पोजीशन में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जिब हेडेड की का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। तो जिब हेडेड की जो होती है कुछ इस प्रकार होती है, इसका जो यूज हम लोग करते हैं इसके द्वारा हम लोग इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, शाफ्ट के साथ जो हमारी फिट होती है पुल्ली और शाफ्ट के साथ जो इसका यूज करेंगे उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो साइन बार बनाने के लिए हम लोग स्थिर क्रोमियम स्टील का प्रयोग करते हैं। साइन बार का यूज हम लोग अति सूक्ष्म मात्रा में जो हमारा एक सूक्ष्मता में एंगल क्या करता है, ये चेक करता है। यहाँ पे बात कर रहा है बाहरी व्यास की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग करेंगे। तो बाहरी व्यास की जांच करने के लिए हमारा प्लेन रिंग गेज आता है, ठीक है। और आंतरिक डाया को चेक करने के लिए प्लग गेज हो जाएगा। और ये टेपर रिंग गेज, बाहरी टेपर डाया को चेक करने के लिए हमारा टेपर रिंग गेज हो जाएगा। और जो हमारा प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता है ये हमारा भी आंतरिक डाया को क्या करता है, चेक करता है। इसके बाद हमारा आता है साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है। तो साइन बार हमारा इस प्रकार होता है कुछ, इसके दोनों रोलरों से केंद्रों की जो बीच की दूरी होती है ये हमारी क्या होती है, साइन बार होती है। इसकी साइन बार की क्या होती है, साइज होती है। यानी दोनों रोलरों के केंद्रों की जो बीच की दूरी होगी ये हमारी क्या होगी, इसकी साइज होगी। और इसका मटेरियल स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील हमने बताया। और इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्मता में एंगल को चेक करने के लिए यूज हम लोग करते हैं। इस प्रकार हमारा आज का जो टारगेट था उसको हमने समाप्त किया। और ये जितने भी क्वेश्चन हम डेली बाय डेली करा रहे हैं आप लोगों को, ये प्रीवियस क्वेश्चन हैं, पीछे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और अगर आप लोगों को CTI एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर चाहिए या कोई भी जानकारी अगर चाहिए आप लोगों को, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा, उसको हम ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करेंगे। इस प्रकार अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।